आप गौर से सुनिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो मौलिक अधिकार है यह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मतलब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा नहीं था। यह मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 आएगा, यानी आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितना है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। और यह जो समता या समानता का अधिकार है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह अनुच्छेद 23 एवं 24 में, यह अनुच्छेद 23 एवं 24 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और यह जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है यह अनुच्छेद 29 और 30 में। जो संपत्ति का अधिकार है यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। और जो संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 32। कुल मिलाकर भारतीय संविधान में भाग की संख्या 22 है, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 हो गई। अनुच्छेद की संख्या भारतीय संविधान में 395 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ले है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चर्चा है। यह भारत के लोगों को, भले यहाँ के नागरिक हो चाहे यहाँ के नागरिक ना हो, यहाँ के नागरिक हो चाहे यहाँ के नागरिक ना हो, उसको जो अधिकार दिया गया वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मतलब आप भारत के नागरिक है चाहे भारत के नागरिक नहीं है और भारत में आप रहते हैं, तो आप नागरिक को जो अधिकार दिया गया वैसे अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यह जो मौलिक अधिकार था यह मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 गो था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6। ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था यह संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया
और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी। और इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया। मतलब अगर पहले सरकार आपका कोई संपत्ति ले लेता था तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर देते, लेकिन अब अगर आपका सरकार संपत्ति ले लेता है तो ना आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही आप हाई कोर्ट में जा सकते। इसलिए जब 4 लाइन बनता है, रेलवे लाइन बनता है, तो किसी का संपत्ति वो बीच में निकाल देगा और उसके संपत्ति के बदले उसको मुआवजा दे देगा। मतलब पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, हमारा मौलिक अधिकार था। अगर सरकार छीनता तो सरकार के खिलाफ हम केस कर देते, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, और इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, है ना। 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मतलब आप केस कर सकते थे, आप केस कर सकते थे। उसको उठा दीजिए, हो गया, हवा लगेगा, थोड़ा सा खोल रहे। जो यह अधिकार था, यह अधिकार जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट्स कहते हैं और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। यह अधिकार प्रकृति अधिकार होता है, प्रकृति अधिकार होता है। यह जो अधिकार होता है, यह अधिकार प्रकृति के अधिकार के बाद मानव अधिकार होता है। यह प्रकृति अधिकार होता है, प्रकृति का अधिकार के बाद मानव अधिकार होता है, मानव अधिकार के बाद कानूनी अधिकार होता है, और कानूनी अधिकार के बाद मौलिक अधिकार होता है। मतलब अधिकार बहुत सारे प्रकार के। प्रकृति का अधिकार वैसे अधिकार को कहते हैं जो मानव के साथ साथ पशु को भी प्राप्त है। हमें बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, बेटा बेटी जन्माने का अधिकार है, पेड़ पौधा को अधिकार। मतलब मानव के साथ साथ पशु को जो अधिकार दिया गया, वैसे अधिकार को कौन सा अधिकार है? प्रकृति का। और प्रकृति का अधिकार का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। प्रकृति का अधिकार का जनक किसे कहते हैं? जॉन लॉक को कहते हैं। मानव के साथ साथ प्रकृति को भी अधिकार है, मतलब घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। यह मानव के साथ साथ प्रकृति को, जानवर को भी अधिकार दिया गया। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जानवर है, तालाब का पानी नहीं पीता, अधिकार है, प्रकृति का अधिकार। लेकिन जो विश्व के नागरिक को कुछ अधिकार मिला, उसे मानव अधिकार कहते हैं। भारत के नागरिक को जो अधिकार मिला, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। विश्व के नागरिक को जो अधिकार मिला, उसे मानव अधिकार। इसीलिए मानव अधिकार जो है, यह यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। यह वही यूएनओ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और इसमें लगभग कितना देश है? 193। और 193वां देश कौन सा है? अंतिम वाला दक्षिणी सूडान, है ना। सबसे अंतिम का देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। यही यूएनओ में कुल 15 सदस्य ऐसा है जिसमें 10 गो अस्थाई है, 5 गो अस्थाई है और 10 गो अस्थाई। अस्थाई का मतलब इससे वीटो पावर नहीं है, भारत अस्थाई वाला में। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, इस सब किस में है? अस्थाई में, इसको वीटो पावर है। उसमें एगो बात छूट गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्थापना किया गया था जो विश्व में शांति बनाकर रखे, उसका नाम था राष्ट्र संघ। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन बना था? राष्ट्र संघ बना था,
जो विश्व के हर एक लोगों पर नजर रखेगा कि कोई युद्ध करना स्टार्ट न कर दे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ है। कोई दिक्कत? बस ट्रेडिशनल जीके थोड़ा सा है, हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं पढ़ने का, बार बार स्टार्ट करते हैं, बीचे में इंड हो जाता है, इसलिए अब की बार हम किसी कुछ बोले नहीं है। जब हमारा स्टार्ट करने का मन होगा स्टार्ट करेंगे और लगातार उसकी कहानी करते रहेंगे, लेकिन अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं उसके बारे में। ज़्यादा बोलने वाला कुछ करता नहीं है, करने वाला बोलता नहीं, मेरे साथ वही हो जाता है, कुछ ना कुछ घटने हो जाता है बार बार। तो यूएनओ के द्वारा विश्व के मानव को जो अधिकार दिया गया उसे क्या कहते हैं? मानव अधिकार। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं, जो मानव अधिकार है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस में एक प्रस्तावना था और अनुच्छेद क्या वो था भूल गए? लगभग इसमें 30 अनुच्छेद था और एक प्रस्तावना को शामिल किया गया। मानव के साथ साथ पशु को जो अधिकार दिया उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। मतलब अधिकार बहुत प्रकार के होता है। मानव के साथ साथ पशु को भी जो अधिकार दिया गया उसे हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जब मानव के साथ साथ पशु को जो अधिकार दिया गया उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार का जनक जॉन लॉक। मानव अधिकार यूएनओ के द्वारा विश्व के सभी नागरिक को दिया जाता है। विश्व के सभी नागरिक को दिया जाता है, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और किसी देश के कानून के द्वारा जो अधिकार बनाया जाता है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे कानून ने नियम बनाया कि हेलमेट पहन के चलना है, तो किसी देश के कानून के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है, कानून के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार। कानून के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाता है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। लेकिन उस देश के द्वारा वहां के नागरिक हो चाहे वहां के नागरिक ना हो, किसी खास देश के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उससे मौलिक अधिकार। तो अधिकार देखे कई प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक अधिकार है, एक मानव अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ओकरा बाद है मौलिक अधिकार। लोगों की कहानी यहां से स्टार्ट होता है, मेरा कहानी यहां से स्टार्ट। जिस दिन सीतामढ़ी वाला को यह समझ में आएगा कि इंद्रजितवा कोनो है, उस दिन उसको समझ में आएगा जीके जीएस क्या होता है। जीके जीएस रटने वाला सब पागल पागल रट रहा है, इतिहास भूगोल लुसेंट घटनाचक्र सब रट रहा है। हम कहते हैं कहानी सुनिए, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए, घटनाचक्र का ऑब्जेक्टिव बनाइए। हम जो कहानी सुने उससे बनता है कि नहीं बनता है? रटने से अगर हो जाता है तो हमारा बहुत कल याद है कुछ नहीं हुआ। कल आप फैक्ट्स को आप याद करके कुछ नहीं कर सकते। कबो कबो सुनते होइएगा चौरा चौरी कांड 5 फरवरी को हुआ, कबो आंसर में 5 फरवरी है तो 4 फरवरी मारना पड़ता है। रटने वाला रटले है 5 फरवरी, समझने वाला समझ ले है 4 फरवरी, न है तो ये रास्ता अपना लीजिए। मतलब इधर से जाम लगा है तो इधर से निकल जाइए, इधर से जाम लगा इधर से निकल जाइए। और जरा एक ही रास्ता रट ले कि हम यही रास्ता में आते हैं जाते हैं, जाम में फसल रहिए। जिंदगी का रीति रिवाज है, फसल रहिए जाम में। तो प्रकृति का अधिकार मानव के साथ साथ पशु को भी दिया जाता है। आपको बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आपको अधिकार है कि नहीं? क्या लगता है कि रोड पर आपको कोई घूमने नहीं देगा? घूमेंगे, जबरदस्ती घूमेंगे। लेकिन अधिकार पता नहीं है, फिर कह रहे प्रशासन को तेरा क्या हिम्मत है कि रोड पर रोक दिया? कहा कि कैसे प्रकृति का अधिकार? अपना यादें ना प्रकृति का अधिकार कानून से मांग रहे लेकिन दो ना हमारा अधिकार। क्या मानव अधिकार यूएनओ के द्वारा विश्व के सभी नागरिक को दिया जाता है। विश्व के सभी नागरिक को दिया जाता है। कानूनी अधिकार किसी खास कानून के द्वारा मिलेगा। भारत का कानून है उसे कानूनी अधिकार कहेंगे। लेकिन भारत में जितना भी नागरिक है
भले वो नागरिक यहाँ का देशी हो, चाहे भले वो नागरिक विदेशी हो, अगर भारत में रह रहा है तो उसे भी कुछ अधिकार दिया गया है। वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। 12 से लेकर 35 तक ले मौलिक अधिकार है भारत के नागरिक को अधिकार दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है या विदेशी के नागरिक को प्राप्त नहीं। एक अलावा 12 है तो भारत को भी प्राप्त है, विदेश के नागरिक को भी प्राप्त। 13 है तो भारत के भी नागरिक को प्राप्त है, विदेश के भी नागरिक को प्राप्त है। 14 है तो भारत के भी नागरिक को प्राप्त है, विदेश के भी नागरिक के प्राप्त है भारत में। लेकिन 15 वाला विदेशी को नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। 16 वाला विदेशी को नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। 19 वाला विदेशी को नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। 29 और 30 भी विदेशी को नहीं, केवल भारतीयों को प्राप्त। अब इस अनुच्छेद में क्या लिखा है, हम लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है अपना जीएस अड्डा में कि एक के दिन में सब खत्म हो जाएगा। अब भैया आपको एक बात समझ में आ गया कि यह जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यह आम जनता को दिए जाने वाला अधिकार है। मतलब इस पर कब्जा हम लोगों का है। भले भारत के नागरिक हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों की कब्जा है। केवल भारत की बात कीजिएगा तब भारत के तो सभी प्राप्त है, 1 से 395 प्राप्त। लेकिन यहाँ पर इसलिए बोले कि केवल भारतीय, मत यहाँ ये विदेशी को प्राप्त नहीं। 15, 16, 19, 29 और 30। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, तो फिर 12 से 13 को काहे छांट दिया? जब हमारे पास मौलिक अधिकार 6 है तो फिर मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से काहे किया? अनुसूची में चले गए आप अनुसूची में चले गए, है ना भैया मेरे। अगर समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है तो फिर मौलिक अधिकार 12 से क्यों दिया गया? आज तक ले कभी हम लोग विचार नहीं किया। जो अंतिम में लिखा अनुच्छेद 32, तो 32 के बाद 33, 34, 35 काहे नहीं लिखा मौलिक अधिकार में? फिर मौलिक अधिकार तो है लिखा 12 से 35, 33, 34, 35 को न तो इसमें रखा, 12, 13 को न इसमें रखा, तो ये दोनों काहे ऐसा बना है? भारत को प्राप्त बोले ना, भारत विदेशी सबको प्राप्त, लेकिन काहे इसमें नहीं रखा? तो उसका मतलब कुछ और होता होगा, जो समता की बात नहीं करता होगा, जो स्वतंत्रता की बात नहीं करता होगा। आप जो बोलते हैं कि हमें बोलने का स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, टहलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने का, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। बिहार के आदमी बंगाल में जाकर व्यापार कर सकता है। बंगाली अगर मार रहा है, आप प्रशासन से कहिए, शोषण, स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसा ना कि टेरो के भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, सबसे पहले मेरा वाला बुद्धि सीखिए, हमरा कुछ नहीं आता है। ई वाला दिमाग जैया आ गया कि हम लोगों से कमजोर है तो और मेहनत करने का मन करेगा। जिस दिन ईगो आ गया कि बहुत आता है, वो दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। ईगो को हटाइए, सीधे कहीं हमारा सबसे कम आता है। अगर बच्चा भी कह दिया कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेशनल मंडेला हुआ करता था, आप उससे सीखिए कि नेशनल मंडेला हुआ करता था, है ना। कुछ कुछ बात ऐसा होता है कि हम ही पढ़ाए, कभी हम ही भूल जाते हैं, सामने का बच्चा बताता है, फट सन याद आ जाता है। उस समय हम क्या कहेंगे? उससे सीखे हैं, मतलब आता कुछ नहीं है। कल आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, दोनों मिल के सीखेंगे, जय जयकार हो जाए। मेरे भैया अनुच्छेद 32 जो है, इसमें संवैधानिक उपचार की चर्चा है और भीमराव अंबेडकर साहब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह डाले। काहे कहे से हो समझेंगे, काहे कहे इसको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं, अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अब ये आपको समझ में आया कि ना आया? कई प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में? समता, समानता, स्वतंत्रता है, शोषण है, धार्मिक शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया।
एकरा मतलब अनुच्छेद 31 क्या है? बर्खास्त है। 300 के एक कहिए या 300 के क कहिए। रोमन में एक कहना पड़ेगा, क ख ग में क कहना, या अ भी कह सकते हैं। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद कितना में है? 32। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसको प्राप्त है? भारतीय। टेंशन ना लीजिएगा, हम एक एक टर्म को लिखाएंगे फिर पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ा दिए ना तो अब लिखाने की बारी। हम लिखेबो करेंगे, पढ़ेबो करेंगे, जना इतिहास में लिखा लिखा के पढ़ाते सब चीज पढ़ाएंगे, टाइम से पहले भी खत्म होगा, खाली टाइम तंका ज्यादा लगेगा। अब रात में जब सुतेगा सब तो हम लोग दशहरा में भारत जगेंगे। अब हम आपको बोले 9 से 12:30 तो स्टार्ट होगा, 9:30 से तो 1 को बज सकता है, वो 9:15 से स्टार्ट होगा तो 1:30 बज सकता है, जैसा टॉपिक वैसा समय लगेगा। इससे पीछे भी हम आप लोग जे मानिए, कहते आदमी भगवान कहते कहते, गॉड कहते, कोई ईश्वर कहते, कोई कुछ भी कहते, हम अपने कहा कि हमने भगवान की दुआ से भर भर जब क्लास लिए हैं तो अब की बार भी वो आते वक्त वो सांत्वना दिल में आया कि अब की बार भी बेटा रिकॉर्ड बनाओ, लगातार 10 दिन क्लास लो रात में, और मैराथन की तरह लगे कि 4 घंटा 5 घंटा क्लास किए हैं, है ना। तो फिर से अगर आप लोग नीमन से जुड़ के पढ़िएगा ना हमरा से, तो उस समय आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और इस 12 दिन का रिजल्ट निकल कर आएगा कि हम लोग का पॉलिटी हो गया है समाप्त। 12 दिन का रिजल्ट हम आज इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहे पॉलिटी कि बेसिक बात समझे रहिएगा, तो फिर हमको वहां पर समझाना क्या हो जाएगा? आसान, है ना। बेसिक बात पहले समझा लेते कि है क्या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार स्टार्ट कहां से होता है? अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 12 से। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 12 में एक ही बात कहता है, राज्य की परिभाषा। बस राज्य की परिभाषा, फिर राज्य की परिभाषा के बारे में आप जानते हैं, और यहीं पर हम आपको डील कर दे रहे हैं अनुच्छेद 13 के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18, और आर्टिकल कितना को डील कर दे रहे हैं? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 31 तो खत्म ही हो गई, 32 में संवैधानिक 4। राज्य की परिभाषा का मतलब कहता है कि अगर कोई सरकारी संस्था है, अगर कोई सरकारी संस्था है, या अगर कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था है, या तो कोई सरकारी संस्था है या तो कोई प्राइवेट संस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता हो, सरकार का हस्तक्षेप होता हो, मतलब सरकार का उसमें क्या लगा है? पैसा लगा, या चपरासी का पद क्यों ना हो, या डीएम का पद क्यों ना हो, या किसी नेता का पद क्यों ना हो, मतलब साफ साफ कहे तो सबको मिला के कहा गया सरकार। अगर प्राइवेट भी है और उसमें सरकार का पैसा लगा तो वो अर्ध सरकारी है, मतलब सरकार है। अनुच्छेद 12 के मतलब राज्य, राज्य का मतलब सरकार। अब जो सब पॉलिटिक का किंग सब है, जो किंग है वो कहियो नहीं बोलेगा, कल हम भी सबसे पढ़िए के पढ़ाते, हमको तो बोलिए, शुरू से हमको आता है कुछ नहीं। लेकिन जो छोटपैका टीचर जिसका दिमाग कम है, वो बड़े बड़े लोगों को, खान सर जी को समझाएगा, इसको अनुच्छेद 12 का परिभाषा नहीं था, तोरा कहाँ आ रहा। अगर हम करें कि बिल्ली अगर हम मारने का लूट जानते हैं तो फिर मार कहाँ रहा है? मार तो ले। तो खान भैया के बारे में कोई टीचर कह रहा था कि उनको अनुच्छेद 12 के परिभाषा नहीं आता, फिर तोरो कहाँ आ रहा? ज्यादा ही है तो आईएएस का अधिकारी है, रजनीश सर है, उससे आगे पढ़ लीजिए। राजेश, कोई राजीव राजेश सर का नाम, राजेश सर है, राजेश सर, उनसे पढ़ लीजिए। करण सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए, बुझा जाएगा पॉलिटी का औकादे क्या है तोरा। तो अपने लुसेंट पढ़ के धमकी किसी और को दे रहा है ना। तो हम ना आपको धमकी दे रहे ना कुछ, हम कह रहे कि आप किसी का हिनाई नहीं कीजिएगा, आप सटीक चीज पढ़िए, हो सकता है कि हमसे कोई चीज कमी रह जाए तो आप अपने से किताब पढ़ के पूरा कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे 99% हम कवर कर दे, 1% कोनो बात हो सकता है छूट जाए, और वो 1% नहीं हो याद है तो आपका नौकरी हो जाएगा।
है ना। कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी दिखाई देता है तो 57% लगता है कि पूरा गोले। चंद्रमा भी अपने आप में 100% दिखाई नहीं देता। सूर्य पूरा रूप में आ जाएगा, दुनिया जल जाएगा, थोड़ा सा रूप में रहता है तो इतना गर्मी रहता है ना। तो चंद्रमा भी हमें गोल दिखाई देता है, लेकिन क्या % दिखाई दे रहा है? 57%। बात को समझ रहे हैं ना। तो 100% पॉलिटी पढ़ना संभव नहीं है। 100% पॉलिटी पढ़ने का मतलब 80 मोट का संविधान जाके पढ़िए। सब नौकरी करके बाल बच्चा पैदा किया, अभी संविधान पढ़ रहा। तो 12 में है राज की परिभाषा। राज की परिभाषा का मतलब किसकी परिभाषा? सरकार की परिभाषा। मतलब सरकार, मतलब राज्य का मतलब यहां सरकार के बारे में कह रहा है। कह रहा है कौन चीज? कि अगर कोई सरकारी संस्था है वो राज्य की परिभाषा में आएगा। अगर कोई प्राइवेट संस्था है जिसमें पैसा लगा है वो सरकारी संस्था में आएगा, वो राज्य के में आएगा। अगर कोई चपरासी का पद है वो राज्य की परिभाषा में आएगा। डीएम है, एसडीएम है, दरोगा है, कुछ भी है, कुछों का पद है, वो भी राज्य के परिभाषा में आएगा। मतलब जो सरकारी पैसा लिया तो सब के सब किसकी परिभाषा है? राज्य की। और राज्य का मतलब यहाँ पर बिहार, यूपी, झारखंड से नहीं है। आप राज्य का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड जानते, वो तो राज्य है ही है। यहाँ पर राज्य का मतलब है सरकार। क्या नाम है? सरकार। सरकार। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, गौर से सुनिएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन करता हो। मतलब भारत के नागरिक हो चाहे ना हो, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ले भारत के नागरिक को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार में हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में हमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया है। 20 में भी स्वतंत्रता दिया, 21 में भी स्वतंत्रता दिया, 22 में भी स्वतंत्रता दिया। 21 में कहा कि प्राण एवं देही स्वतंत्रता, प्राण को गंवाना नहीं है। लेकिन सरकार कह रहा कि मार मार के इसका प्राण निकाल दो। भैया हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो गया। अनुच्छेद 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, मीडिया वाला को बोलने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 कहता है मीडिया वाला को चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। मीडिया वाला आपसे सवाल पूछा तो पूछ सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में लिखा है कि मीडिया वाला सवाल आपसे पूछ सकता है। लेकिन सरकार कहा कि हम बोलने नहीं देंगे, तो यह हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम इसके चलते केस कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब छोड़ गांव देहात गांव का चक्कर, सुप्रीम कोर्ट जाके केस करना दो, कुछ होता है तो। इसलिए BR अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। ग्रेनविल ऑस्टिन कह रहा है कि संविधान की आत्मा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन केकरो नाम नहीं लेगा तो सीधे संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। जिस प्रस्तावना को पहले उद्देश्य से प्रस्ताव कहते थे, जिस प्रस्तावना को प्रीएम्बल कहा जाता है, यह प्रस्तावना संविधान में अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान बनकर, और संविधान का अंतिम बैठक ही हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन के बाद ही लागू कर दिया। हमारे संविधान में कुल 12 गो सत्र चला था और 12वां सत्र जो था 24 जनवरी 1950 को था। इसलिए किसी किसी बुक में लिखता है कि 2 दिन के बाद संविधान लागू हो गया, तो 12 गो नहीं 11 गो सत्र हुआ। रियल में 12 गो सत्र हुआ और लगभग 161 बार बैठक हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 3 बार बैठक हुआ था, नहीं 12 ही बार बैठक हुआ था। और पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को लगातार हो रहा था।
हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया। 63,96,729 रुपया खर्चा हो गया। 60 देशों के संविधान को पढ़े हम लोग। संविधान को अपने हाथों से राय प्रेम बिहारी रायजादा ने लिख दिया। संविधान के वजन किया गया तो 3.75 केजी का हुआ, 3.25 केजी का हो गया। कहने का मतलब मेरा संविधान ऐसा ही नहीं है, और हमारे संविधान में लचीला ज्यादा रखा गया, कठोर कम रखा गया। कहा कि कोई दोषी है फिर भी जान नहीं लेना है, लचीला को दर्शाता है। कोई अत्यंत दोषी है तो फांसी पर लटका देना है, कठोर का दर्शाता है। लचीला ज्यादा है, कठोर कम है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य का मतलब सरकार। वो सरकार सरकारी क्यों ना हो, वो सरकार प्राइवेट क्यों ना हो। प्राइवेट में भी अगर सरकार का पैसा लगा है तो कोई कानून नहीं बनेगा वैसा। अब हमारा यहाँ तो बन ही सकता, हमारा सरकार पैसा दे ले कहाँ है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी है, उस कंपनी को सरकार के बिना, पैसा के बिना चालू हो ही नहीं सकता है, बिना सरकार के पैसा से। चपरासी सरकारी आ गया, वो कह रहा है कि हमर बेटा का पहले होगा, तोरा बेटा के बाद में, पहले जो आया उसका होगा, भले तो चपरासी का बेटा क्यों ना। डीएम का बेटा होगा, पहले लगे ना, चल पीछे, डीएम का बेटा है, तैसे कि संविधान में नियम लिखा है, सबका काम लाइन से होगा। वो तो भारत का सौभाग्य ऐसा है कि जो बड़का पद पर गया तो बगल से उछल जाता है, और गरीबा सब है तो लाइन में लगले है अभी। अब वास्तविकता में आइएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। वास्तविकता आने से क्या फायदा, दुनिया आप जानबे करते हैं, हम जानबे करते हैं। नेता कोई भी क्यों ना हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। अगर वैसा कोई कानून बना जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर यह कानून लागू नहीं होगा। हमरा आजादी चाहिए, भारतवासी को आजादी चाहिए, अगर हनन होता है तो फिर लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 13 का 1 कहता है, अनुच्छेद 13 का 2 कहता है, अनुच्छेद 13 का 3 कहता है, अनुच्छेद 13 का 4 कहता है। 13 का 1 कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले भी कोई कानून बना है जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, वो कानून मान्य नहीं होगा। मतलब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 1950 से पहले भी कोई कानून ऐसा बन गया है जो कानून आदमी के मौलिक अधिकार के, नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो यह कानून लागू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। और संविधान लागू होने से पहले, और 13 का 2 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, 1950 के बाद, 1960, 70, 80, 90, 2010, 2025 अगर ऐसा में कोई कानून लागू हुआ है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह कानून मान्य नहीं होगा। और यही 13 के 3 कहता है विधि की परिभाषा। यह 13 के 3 कहता है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा का मतलब कि जो संविधान के लायक है, जो संविधान के मान्य है, उसकी जांच होगा। मतलब जिसका जांच होगा वो सब के सब किस में आएगा, कानून की परिभाषा में आएगा। यही 13 कहता है न्यायिक पूर्णाविलोकन। न्यायिक पूर्णाविलोकन, लुसेंट में इतना ही लिखा रहता है, अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्णाविलोकन, विलोकन, न्यायिक पूर्णाविलोकन। लुसेंट में केवल इतने लिख के छोड़ देता है कि अनुच्छेद 13 में किसकी चर्चा है, न्यायिक पूर्णाविलोकन की चर्चा। 13 का 1 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले भी कोई कानून ऐसा बना है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह कानून मान्य नहीं होगा। 13 का 2 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा कोई कानून बन गया है, कौन बनाएगा, सरकार। सरकार किसको करे, सरकारी संस्था को करे, सरकार को करे, प्राइवेट संस्था के लोग को करे, जो संस्था सरकार के पैसा से चल रहा है, चपरासी को करे, डीएम को करे, कलेक्टर को करे, नेता को करे, सब सरकार को करे। भले वो सरकार गांव का क्यों ना हो, वो सरकार भले देश का क्यों ना।
सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो। ये तो बात समझ में आए कि 26 जनवरी 1950 के पहले भी कोई कानून ऐसा लागू हो गया जो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो कानून मान्य नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई कानून बनाया जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह कानून मान्य नहीं होगा। बात को समझ। 13 के 3 कहता है कि विधि की परिभाषा। विधि का परिभाषा का मतलब कि अगर संविधान में जो विधि के परिभाषा के अंतर्गत आएगा उस सब में संविधान में संशोधन होगा, और जो विधि के परिभाषा में नहीं आता है तो उसको संशोधन नहीं होगा। मतलब अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाता है जो लगे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है तो उसकी हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद लागू करेंगे। और ऐसा कोई कानून बनाता है जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसका जांच भी नहीं होगा, वो लागू भी नहीं होगा, उसको लागू करना नहीं। मतलब जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है उसकी क्या हो जाएगी, जांच। और जो विधि की परिभाषा में नहीं आता उसकी जांच नहीं होगा। अब हुआ क्या कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 इसमें लिखा है कि संविधान में क्या किया सकता है, संशोधन। संविधान संशोधन की जो परिभाषा है यह संविधान संशोधन की परिभाषा किस में है, तो संविधान संशोधन की परिभाषा है अनुच्छेद 368। जो संविधान संशोधन की परिभाषा है यह संविधान संशोधन की परिभाषा किस में है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद क्या 13 का 1 समझ में आया, क्या 13 का 2 समझ में आ गया, 13 का 3 में कोई दिक्कत। 13 के 3 कहता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, अध्यादेश जारी नहीं करेगा, कोई सूचना जारी नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता हो। अगर ऐसा कोई जारी करता है तो संविधान लागू नहीं होगा, तो लागू नहीं होगा। अब होता क्या था कि सरकार जो 13 में लिखे ना वही बात 13 के 3 में भी लिखा है, 13 के 3 में भी लिखा। मतलब सरकार कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा ऐसा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता। सरकार ऐसा कोई कानून जारी नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार का क्या होता हो, कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। कौन? सरकार। और अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा है कि राष्ट्रपति क्या जारी करेगा? अध्यादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा है कि राष्ट्रपति क्या जारी करेगा? अध्यादेश का मतलब ऐसा कानून जो सब दिन के लिए लागू नहीं है, ऐसा कानून जो सब दिन के लिए लागू। इसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि 1 2 3 नया मसीन कनिया के भाई अले तैयो न पसी। मतलब क्या कि जब नया नया बियाह होके आए घर में, घरे कोई न रहे तो घर वाली अध्यादेश जारी करती है हस्बैंड को, ए बियाह करके लाए हमारे भाई आए, कोई खियावे वाला ना, कोई पूछे वाला ना, एकदम बड़ाई में चूर है, कानून जारी कर देगी। तो क्या लगता है कि उस महिला का कानून सब दिन के लिए लागू रहेगा? तो गांव में से कहावत करता है कि देखी ना घरे तो कोई है ना, 1 2 3 नया मसीन कोनिया के भाई अले तैयो न पसी। मतलब कोई घरे ना है, भाई से कर ले बियाह, तैयो पसीने का भाई है ना। गांव में लोग गाली देता है, लेकिन हम सब गाली को ला दिए क्वेश्चन में समेट के, है ना। जब ये कोनो का अध्यादेश अस्थायी कानून, अच्छा 1 2 3 1 2 3 का मतलब आर्टिकल 123। बात को समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि केकरो से प्यार हो जाएगा, 2 गो हमारा लॉलीपॉप मांगना होगा, मतलब किस, तब प्यार से मांगेंगे कि मार पीट के मांगेंगे? आए प्यार से ना हो, मार पीट कीजिएगा तो फिर देगा कहाँ? तो जब प्यार से मांगने जाइएगा तो वह राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत, है ना, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है।
और प्यार का मतलब होता है आई लव यू। आई कै गो अक्षर, लव कै गो अक्षर, यू कै गो अक्षर। मतलब आर्टिकल 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो प्यार से मांगेगा, और प्यार का मतलब होता है आई लव यू, मतलब 1 4 3 1 4 3। पहले के जमाना में जब प्यार होता था तो लड़की सबके ऐसा ही लिखा जाता था। आप कते कोई में पागल है 143 रुपया न पैसा मांगल, पैसा मांगी 143 का मतलब है आई लव यू। अब मास्टर तोरा कैसे पता? यह क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी पूछता है कि इंद्रजीत सर को कैसे पता? हमरा इसलिए पता है कि जब 8वीं क्लास में प्यार हुआ था 2008 में, तो जो लड़की बेचारी मर गई, लेकिन हाँ मर गई। अब झूठ ना बोले तो सब खोजेगा गांव में कि केने कारी केकरा से प्यार हुआ तो खोज के लाओ की। फिर अभी तो हम गरीब आदमी है, कम फेमस है, बाद में निकालेगा, क्लिप काट के लागेगा इंद्रजीत सर को 2008 में प्यार हुआ था। फिर हमें बर्बाद कर देगा सर। तो बेचारी दुनिया में नहीं है। अरे भाई ना जिंदे होती को मरोगे हम क्या लिखे, और शाही कैसे के लोगों से पूछे कुछ ना पूछे तो लोग पूछ रहे कैसे मर गए। तो 2008 में बेचारा पहला प्यार हुआ, शादी ब्याह वाले को बेटी हो गई। आप खुश? अभी ना खुश? पोता पोती हो गए थे। अरे हम हंसाने के लिए 99% तो झूठे बोल देते, तैयो लोग सब सच्चाई में बदल। एकरे परिणाम है कि अभी बर्बाद हम होइले। तो जो 143 है उस लेटर पर लिख के आया था 143, तो हम कहकर मतलब कथी होता है? कहता है इसको जवाब चाहिए। तो हम कहीं जवाब कैसे दे? 143 से 144 लिख दे? बोलो 144 लिख देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। या कहो तो और बेसी 150 लिख देते हैं। तो कहा कि रे बुद्धू, 1 का मतलब आई, 4 के मतलब लव, और 3 के मतलब यू। तो हम कहा कि हाउ डू यू डू, केने बारू तू? हाँ हमरो जवाब था हाउ डू यू डू, केने बारू तू? हाँ तब छोटा प्यार शुरू से करे। प्यार हम करीला तो से पहले क्लास से, भले बियाह होला के बाद हम ओकर मामा बन गए, तोर भाई बन अलग बात है। एक पर एक एग्जाम्पल से बियाह हो गया के बाद कियो भैया किए भैया, अरे कथी बताए रे भाई, जो दिल पर बीतता से हम ही जान। मारे कुत्ता तो सब अलगे धुन में रहता छोटा से। ये सब ये अभागल सब तीसरे दुनिया के आदमी। तो हाउ डू यू डू, केने बारू तू, मतलब आई लव यू। बात को समझे? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो अध्यादेश कैसे जारी होता है? 1 2 3 कन्या के भाई अले तैयो न बस खत्म, अनुच्छेद खत्म ना। और आर्टिकल 143 का मतलब क्या मांगेगा? प्यार से सलाह। कौन मांगेगा? राष्ट्रपति। केकरा से? हम सब प्यार से मांगते कुछ और, वो मांगता था कुछ और। तब प्यार का मतलब आई लव यू। भले थोड़ा सा बेकार तो लगाओ कि मास्टर क्या क्या बोलता है, लेकिन जब जब थोड़ा से क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले यही याद आएगा, प्यार से। अपनी बातों को वापस नहीं ले सकते कि पुनर्विचार किया जा सकता है। गांधी जी का मन होगा तो गांधी जी करे, राष्ट्रपति का मन होगा तो उसके विचार को मानेगा चाहिए नाम को देने के लिए। क्या होता है बात? अभी पूरा टॉपिक पढ़ेगा तब समझ में आएगा, है ना। पुनर्विचार की जो बात कर रहे हैं ना, जब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ले पढ़ा रहे थे तो वहां पर ही बताए होंगे कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। तो वहां पर बताए होंगे कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधानसभा में भेजता है, मानेगा तो ठीक है, ना मानेगा तो ठीक है। जिसका नीति निकल गया उस राज्य का बंटवारा होइबे करेगा, एक बार विचार के लिए भेजता है। लेकिन फिर भी उस पर पुनर्विचार किया गया तो फिर लिया, वो किसके अंदर बता?
अगर कोई विचार करेगा तो संसद में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों इस पर सहमति देगा, दोनों सहमति देगा तब पास होगा, फिर होगा, संसद में विचार करने जाएगा। 12 समझ में आया? का लिखा है राज्य की परिभाषा? 13 समझ में आया कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का कोई हनन, तो कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अध्यादेश एक प्रकार के अस्थायी कानून, क्या संविधान लागू होने से पहले भी कानून बना तो समाप्त कर देंगे, संविधान लागू होने के बाद भी बना तो समाप्त हो जाएगा यदि मौलिक अधिकार का हनन हुआ तब। कौन? 13 के 3 में लिखा है कि अध्यादेश भी जारी नहीं कीजिएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, कोई कानून भी नहीं बनाइएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन। बात को समझ। और इसी बात से 4 गो 5 गो संशोधन भी पढ़ना पड़ेगा, और संशोधन यह पढ़ना पड़ेगा कि 1951 ईस्वी में बोल रहे, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। 1951 ईस्वी में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें कहा कि विधि के परिभाषा में संविधान संशोधन आता है कि नहीं आता। 1951 ईस्वी में केस आया था। 1951 में जो केस आया था यह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ आया था। मतलब शंकरी प्रसाद ने पूरे भारत के ऊपर केस किया है, भारत के लोगों के ऊपर केस किया है। क्या अगर हमारे संविधान में संशोधन होगा, क्या इस संविधान में संशोधन विधि के परिभाषा में आएगा कि नहीं, कानून की परिभाषा में आएगा कि? संविधान में संशोधन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में लिखा है? आज आप सुनते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है, संविधान में संशोधन करके 2 गोटा को हटा दिया। केकरा? तो जिसका पिता यूरोपवासी था, माता भारत की थे, वैसे के बेटा को आंग्ल भारतीय कहा गया। और यह जो आंग्ल भारतीय है, यह आंग्ल भारतीय संसद में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे कि ना लड़ेंगे? तो इन्होंने कहा 104वां संविधान संशोधन हुआ था, और 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, और मोदी सरकार कहे कि जो आंग्ल भारतीय के लिए 2 गो सीट है लोकसभा में, यह 2 गो सीट आज के बाद नहीं रहेगा। लोकसभा में 545 सीट था, उन्होंने कहा कि अब लोकसभा में कितना सीट रहेगा? 543। जिस लोकसभा में 545 सीट था, 7 गो सीट रिजर्व था, तो मैक्सिमम कितना सीट होता? मतलब लोकसभा में मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है? 552। लेकिन 2019 के बाद 545 में से 2 गो सीट हटा दिया, तो लोकसभा में सीट कितना है? और 7 गो सीट क्या है? रिजर्व है। तो लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? तो 2019 के बाद लोकसभा में अधिकतम 550 सीट हो सकता है। जब जब लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उस समय रियल में लोकसभा का चुनाव होता है, उससे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है। जैसे शरद चुन के आए, हम बोले किसका बहुमत है? बीजेपी वाला। किसको चाहता है प्रधानमंत्री बनाना? मोदी जी को। राष्ट्रपति आएगा, इधर आओ, शपथ लो, मोदी जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। मानो उसको हटा दो, इंद्रजीत को बना दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ख्वाब है वो। तो वर्तमान में सीट कितना है? 543, और 7 गो सीट रिजर्व है, तो टोटल सीटों की संख्या हो गया 550। अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में अधिकतम कितना सीट है? 550। लोकसभा में सीट कितना है? 543। अधिकतम कह देगा, मैक्सिमम कह देगा 550। भैया कुछ तो समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं? और इस समझने के बाद किसी का हिम्मत है कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे छूट जाएगा, भले आईएएस का प्रीलिम्स क्यों ना हो? क्योंकि आईएएस वाला जितना सोचता है उतना 13 का 1 2 3 4 तक ले चल रहा है। भारत शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत 1951 में केस हुआ। संविधान लागू होने के 1 साल के बाद जब केस हुआ, उस केस में कहा क्या हमारे देश में संविधान में संशोधन होगा?
क्या वो विधि के परिभाषा में है? क्या उसकी जांच होना चाहिए? कहा कि हाँ, जांच होना चाहिए। विधि का मतलब जांच होना चाहिए। कोई सरकार बनेगा, कुछ बना देगा, संविधान में संशोधन कर लोकसभा खत्म हो गया, उसका जांच होना चाहिए। वही है विधि की परिभाषा, जांच होना चाहिए। आप जो सीट बढ़ा रहे हैं, जो सीट घटा रहे हैं, क्या रियल में सही है कि नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। फिर जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा इसका। और सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इससे ऊपर कोई नहीं है। मोदी जी के ऊपर भी फैसला सुनाना पड़ेगा तो कौन सुना देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो बना। मोदी जी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दिया कि बगल में बाबरी मस्जिद बनेगा और उसके बगल में राम मंदिर बनेगा, तो जाके बना। अब चिल्लाते रह जाता, कुछ नहीं होता। सर्वोच्च है कौन? उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। समझ रहे हैं ना? का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो कहा कि अगर कोई संविधान में संशोधन होता है तो क्या इसकी जांच होगा? क्या विधि परिभाषा में आता है? 1951 में केस हुआ था, शंकरी प्रसाद बना भारत संघ केस हुआ था, और इसमें कहा कि संविधान के संशोधन होगा, ये विधि की परिभाषा में नहीं आता है। संविधान की संशोधन हुआ तो कहा कि विधि की परिभाषा में, जो विधि के परिभाषा में नहीं आता है तो इसका जांच भी नहीं। मतलब 1951 में जो सरकार बना वो कुछ करता, उसका जांच नहीं। फिर 1951 कौन सा केस आया था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत, शंकरी प्रसाद बनाम, अरे कुछ तो बोल दे भाई। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस आया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस कब आया? 1965 में। सज्जन सिंह राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, मतलब सज्जन नाम के कोई व्यक्ति है, इन्होंने पूरे राजस्थान से केस लड़ रहा है। क्या भारत में संविधान में संशोधन होगा तो क्या विधि के परिभाषा में है? कोई मंत्री आएगा संविधान में संशोधन कर देगा, क्या विधि के परिभाषा में है? अगर विधि के परिभाषा में है तो जांच होगा, अगर विधि की परिभाषा में संविधान में संशोधन नहीं है तो जांच। मोदी जी संशोधन किएगा, जांच होगा कि ना होगा? होगा जांच। काहे हटाए, किस लिए हटाए, क्यों हटाए, सब जांच होगा। इन्होंने भी कहा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस आया था कब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान में संशोधन जो है यह विधि के परिभाषा में नहीं आता। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम केस आया। 1967 में गोलकनाथ बनाम केस आया, और 1967 में जो केस आया, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। जाके पूछ सऊदी अरब में जो भेड़ चरा रहा है, सऊदी अरब में जाके 30,000 का महीना कमा रहा है, उससे पूछ कि घर छोड़ के 30,000 रुपया कमाना कितना आसान है। हम सही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बेरोजगार भी रह जाएंगे, नौकरी नहीं होगा ना, तो 30,000 कमाना मेरे लिए आसान है। गांव में खाली 100 लड़का पुरा देंगे, 300 का लड़का हुआ, 300 गुना 100 हो गया 30,000। और ऊपर से भोरे इज्जत, शाम इज्जत, पैर छुएगा, कोई मुंह नहीं टुया सकता है कि मास्टर तर मुंह कैसन। पहले पैर छुए, सर प्रणाम। रास्ता मिले तो क्या सर नमस्कार। दूरा पर पहुंचने के बाद कुर्सी के साथ साथ पानी के साथ साथ चाय तो खानो पूछिए लेगा। लेकिन सऊदी अरब में 40,000 का महीनों कमा के आइएगा तो लोग कहेगा कि दोस्त किया, चलो बारिश निकल चलो। रिश्ता बनाना अपने हाथ में, रिश्ता बिगाड़ना अपने हाथ में है, तो अपना नसीब बनाना भी अपने हाथ में है। ये बैठले है भगवान के भरोसे से, हमारा नसीबे खराब चल रहा। तंगा पढ़ना ले, नसीबों पलटा मार देता है जब तो मेहनत करना चालू करता है तेरे भाई। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब केस हुआ, और जो गोलकनाथ बनाम पंजाब केस हुआ, गोलकनाथ बनाम कब? जब 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, संविधान में अगर कोई संशोधन करेगा तो इसका जांच होना चाहिए, मतलब यह विधि के परिभाषा में है। जब विधि के परिभाषा में है तो इसका जांच होगा, और जब इसका जांच होगा तो हमारे देश में संविधान में संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में। और इस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 के 4 को जोड़ा, और जोड़ने के बाद कहा कि जो संविधान में संशोधन है, यह संविधान में संशोधन, अरे बोलना भाई, संविधान में संशोधन किसके परिभाषा में है? विधि के परिभाषा में है। मतलब कुछ भी हो जाएगा,
फिर से इसका न्याय हो सकता है। इसलिए हमने कहा आर्टिकल 13 में किसकी चर्चा है, मतलब कुछ भी लागू करेगा सरकार तो उसका फिर से जांच होगा, न्याय होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा। लुसेंट पढ़े वाला पढ़ावे वाला लिख देगा न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है, हो गया, समझ में आ गया? जी सर, माय गॉड, सब समझ में आन बताते हैं कि 13 जब यहां से स्टार्ट होता है तो वहां खत्म होता है। ये है अनुच्छेद 13। आज के बाद आईएएस का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कुछ भी का एग्जाम हो, लॉलीपॉप है इतने पर आ जाएगा। बीपीएससी थोड़ा अंदर घुसेगा, आईएएस का प्रीलिम्स है, अच्छा थोड़ा सा और घुसो, और एक केस सब पढ़ाते रहता है, सीटेट में पढ़ाते रहेगा केस सब। शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। 1960 ईस्वी में हमारे प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। 1960 में बेरुबारी का केस आया था। हमारा तो मन लग गया, पता ना आप लोग गाली दे रहे हो अंदर से अंदर कि अब अगला कथी कथी पढ़ावे क्या। अपना मन से तो बोलते इसीलिए कि कम से कम तो से नींदो तो खोले। कते मुंह चियारले है, कते दांत चियारले, कते सुतलू है। उठा उठा महादेव, भोर हो गए, उठा, उठ जा, उठ जा। याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। क्या हमारे देश में प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है कि नहीं है। आप सुनते रहिएगा, आपको प्रस्तावना दिक्कत होते रहता, बात बात प्रस्तावना पढ़ा देंगे। 1960 ईस्वी में संशोधन हुआ, और 1960 में जब केस हुआ था, वह केस हुआ था 1960 ईस्वी में। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं इतने में प्रस्तावना बारे में समझा दे रहा। 1960 में बेरुबारी का केस आया, और इस बेरुबारी के केस में कहा कि देखो प्रस्तावना हमारा संविधान के अंगे ना है। ओ माय गॉड। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 60 तक ले संविधान में था। अब 60 के बाद प्रस्तावना तो हमारे अंगे ना है, मतलब 50 में बियाह होला, 10 साल रहली, बाल बच्चा जन्माल, सब चीज हो गए, तब तक तोरा हम हस्बैंड रहली है। अब 60 के बाद जब ये लॉलीपॉप मिल गई नयका वाला, तो तू हमारा हस्बैंड नहीं, भाग इधर से। तब गानों निकाला भोजपुरी वाला, साफ साफ बतावा देवर के साथ रहा कि पति के साथ। अब अगला पति साथ न रहो, तो भाग इधर से, देवर के साथ ही हम रह। मतलब 50 से लेकर 60 तक ले हम तो रहली हो, और 60 के बाद ना फिर केस आया, और 1960 के बाद 67 में यह केस आया था गोलकनाथ बनाम, बोला गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। कहा कि देखिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि ना है। 60 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 67 में कह रहा है कि प्रस्तावना अंग है, लेकिन अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और जब 1973 में केस आया, यह 1973 में केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल केस, केशवानंद भारती बनाम केरल केस आया 1973 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान के अंग है रे अंग। तो कहा अंग है तो संशोधन होगा, कहा कि हाँ संशोधन होगा। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मतलब भारत में सब आपस में समाजवाद है, सब समाज को लेके चलना है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, किसी भी धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और हमारा देश अखंडता है। अगर कोई चाहता है कि बिहार टूट के अलग देश बन जाए, ऐसा होने नहीं दे। और अगर तो पंजाब मिल गया नहीं रहता।
इसलिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल केस आया और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान के अंग है। तो जब अंग है 73 में कहा, 76 में क्या हो गया, संशोधन हो गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। अब वो घर के अंग है, मतलब बेचारा केस उसला रहा था, हस्बैंड अंदर चल घर में चला कि तो लड़की उन्हें निकाल देता घर से बाहर, केस कर देगा। अब केस सुलझाएगा था, चल दोनों पति पत्नी रम रहे, पगला पहले से रह लेते, फालतू पैसा जियान किया केस में। 2 कोट वाला से तो बच के रह के चाहिए, काला कोट और उजला कोट से बच गया तो जिंदगी बच गया। काला कोट मतलब वकील, उजला कोट मतलब डॉक्टर। डॉक्टर से बच गया तो पैसा जेबी, वकील से बच गया पैसा जेबी। तो उधर वकील कहेगा एक वर्ड बोलेंगे अनुच्छेद 14 500 रुपया दीजिए, डॉक्टर आएगा छू देगा, ओ माय गॉड गैस बनाए रहे 250 फीस ले लो। तो काला कोट और उजला कोट से खाली बच गए तो समझिए जिंदगी बच गया। ऐसे लोग बचबे नहीं करता है। मोटरसाइकिल लहरिया कट मारेंगे, टूट गया, आर.के. प्रकाश में भर्ती है, आर.के. प्रकाश वो टांगे लटकाइले है एना हाथ पहले। हम जब गए ना आर.के. प्रकाश में देखने गोटा के, वो पूरा रूमे में सबके टांग लटकाइले, केकरो गोरे काट काटा के स्टील पहनाइले। ओ माय गॉड, हम क्लब हॉस्पिटल गाड़ी तो चलावे तुमने कौन देखे जाए छे, तो हमार गाड़ी लहल है। सोचिए आप इतने से उम्मीद लगाइए ना कि घरे से हम चले, घरे से और बेटी राधिका चले, ई पहुंच के बैठल में पीछे हती, हम मोटरसाइकिल से, हीरो होंडा से साइकिल से आई पहुंचल में पीछे हती। आप ऐसे सोचे मेरी स्पीड कितना गाड़ी आता होगा से, मतलब हमरा से स्पीड लगा साइकिल रही, मतलब कोचिंग में से हमू चले, इहो चले, ई पहुंच के बैठल में हम आइए किए पीछे पीछे। सोचिए हमारे गाड़ी कितना स्पीड। भाई जान है तो जहान है, गोर उर रहते तो नीमन से चला मोला कि न, तो बड़ा मजा आता है जब कहूँ गिर गया, डार टूट गया, गोरो टूट गया, तो बस वही हक 75 फीट फेंकता हूँ। बात को समझ रहे कि ना, गिजानत हो जाएगा उसके बाद। हमारा मजा आ रहा पढ़ाने में सुबह से। आइए मान के रख लिए कि 12 दिन लगातार इतना मजे मजे पढ़ाएंगे ना, खाली भगवान से मनाइए कि कोई सर्दी बुखारी सब खाली ना। सर्दी में कुछ नहीं होता है, इन नाक पर पानी पी से फीके लगते रहे, पानी पे क्या फीके लगते रहे। बाकी सर्दी हुए तब दशहरा आ गया तो मारी तो नहीं ना सकते तीखा मीठा सामान सब ना, तो वो वाला एकदम तितगर बनवा के मार देते था, ठीक हो जाता है कि वो वाला समझ रहे हैं ना, शुद्ध शाकाहारी। अरे हम शुद्ध शाकाहारी है, व्हाट्सएप पर प्रण लिए थे, कबो नहीं खाएंगे, मगर बिहानों को नहीं खाने बैठ गए थे। आइए बार पढ़ते इसको, इसलिए 12 और 13 को शामिल नहीं किया उसमें। इसमें समानता उमानता की बात है कुछ, इसमें तो सरकार के बात कर रहा है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की, राज्य का मतलब सरकार। अगर कोई प्राइवेट कंपनी वाला सरकारी पैसा लगाया, कोई कानून ऐसा बना दिया जिससे मौलिक अधिकार कानून, कंपनी बंद करो, बंद कर कंपनी। एनटीपीसी के बहाली आता है, वो अर्ध सरकारी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो एनटीपीसी सरकारी कंपनी ना है, अर्ध सरकारी है, सरकार का पैसा लगा है, फॉर्म भराएगा, सब फॉर्म भरो। बात को समझ रहे हैं ना, अगर कोई कंपनी का बहाली आएगा सब फॉर्म भरेगा। भेल गेल सेल प्राइवेट कंपनी है, सरकार का पैसा लगा है, उसमें आईटीआई कर लीजिए, फॉर्म भरिए, नौकरी कीजिए, क्या करेगा, लोहा काटिए तले, कंपनी सब है। और सरकारी कंपनी कैसे है, तो सरकार का पैसा लगा है, और कानून बना दिया ना, इसमें डोम का बेटा नहीं आएगा, पगला पढ़ल छे वो, जब हम तो खुदे डोम है, तब हम ना जाएंगे का, हम छोड़ देंगे आए, हम तो डोम है ये। हमारा गांव में से पहले डोंबे कहता था, अभी भी डोंबे कहता है, करेकवा डोंबा है। अरे दाई सब कहे तले डोंबा के नाती, तो हम कहली चलो नाना डोंबा है तो हम डोंबे कहूँ हो गए। हाँ तो थोड़ा सा कह ले, तो हम कौन गलती कह दिली। और आदमी तो प्यार से कहे कार्यकवा है, करझुंगरा है, कौन जले वाला, जले वाला, ओकरा कोचिंग ना पड़ी, करझुंगरा कोचिंग में काला पता है, वो पढ़ाई ना देख रहा है, वो देख रहा है कि वो आगे बढ़ गए है, हमार बेटा दारुए पीछे और जलन महसूस हो रहा, तो ओकर करझुंगरो कहल हमरा आशीर्वादे मिलता है। अच्छा चल आई बहाने से तुम नाम तो ले रहा छे रे भैया, इतना तो दिल में जगह है कि बात बात पर तुम नामे लेके बैठल छे कि ना, तो कहूँ इहो ना रहता तो तुम्हारा नामो ना लेता है कि ना। चल इहो बात से तो नाम ले रहा। 13 में क्या है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा
बाय कहीं ना बाय 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 कौन दिखाली हो गया लड़की है देखिए ना। तो लड़की हम बाय कहना तू कहीं ना बाय हम सुन ले होते हमारे बात कहना दे बहनिया वो लड़की होगी ना, है वही में कहत होता देखिए ना। अरे हम कहलू बहनिया तैसे कहना दे बाय कैसन आदमी बाय कभी की जाइ छै लड़को से बच्चा में कहै छै चाचा बाय मतलब ना चिन्है छियो हाँ ई बाय के मतलब कथी ना चिन्है छियो मतलब हम चलियो स्कूल तू जा अपना घरे लोग कहता हमर बेटा कितना सुंदर है हमरा बाय बाय कॉल कहै छै ना चिन्है छियो तो आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता हो। तो 13 का कहता है कि संविधान लागू होने से पहले भी कोई ऐसा कानून बना जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कानून मान्य नहीं। 13 का 2 क्या कहता है कि राज्य कानून संविधान लागू होने के बाद। और 13 के 3 कहता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा, कोई कानून जारी नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार का। और 13 के 4 को लागू करने में बड़ा मुश्किल है। कैसे लागू किया इधर आइए। 1951 में कौन केस आया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत। बोला बोला ये राजा बोला। 1951 में केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत। कहा कि संविधान संशोधन विधि के परिभाषा में है, कहा कि नहीं। तो जांच होगा, कहा कि नहीं। जो विधि के परिभाषा में है उसकी जांच होगा और जो विधि की परिभाषा उसको जांच नहीं होगा। ये वाला नियम फेल। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। बोलिए वैसे पहले 65 ना 65 में आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस। अब ना बोलवा तो समझ में कुछ आई। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस आया। इसमें भी कहा कि संविधान में संशोधन कीजिएगा ना, ये मौलिक अधिकार में विधि के परिभाषा में नहीं आता है, इसका जांच। 67 में कहा कि आता है। और जब ये कहा 67 में कि आता है तो संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1971 में आर्टिकल 13 के 4 जोड़ा। और इसमें किसकी चर्चा है? संविधान। इसलिए हम कहे कि जब ये कुछ होगा जांच होगा मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन। तो लुसेंट में एक ही लाइन लिख के रख देता है 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है। लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 13 क्या है क्या। और ये तो है प्रस्तावना के बारे में। 60 में बिरुबारी केस में कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। 67 में कहा कि अंग तो है लेकिन अभिन्न अंग है। 73 में कहा केशव भारती बनाम केस में कि हाँ अंग है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कै गो शब्द जोड़ा? 3 गो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंड। अभी तक ले प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, उसके बाद संशोधन। और 42वां संविधान 1976 को मिनी संविधान कहते हैं। बहुत सारा बात इससे लिया गया संशोधन, बहुत सारा बात ना समझ में कौन में जोड़ा गया, 42वां जोड़ा गया। बात करते मिनी संविधान है। बात के समझ है ना। जैसे हमारा गांव नमनगरा को कहता है मिनी नेपाल, कहता है क्या? काहे कहता नहीं मिनी नेपाल? कि जिन्हें नेपाल में सब चीज मिल रहा है ना, जन नेपाल में सब चीज मिल रहा है खंभा, वैसा ही तरह नमनगरों में मिल जाएगा। उसका नाम मिनी नेपाल, छोटका नेपाल। बजाते से जाइए बाजार में तो पीछे मिल जाएगा सब चीज। ऐसा हर एक गांव में होता है। अब सरकार क्या घंटा उखाड़ेगा? कर ले वैसने हुए करता है। सब दिन प्यार करे वाला थोड़ी ना पकड़ाएगा। एक दिन जाएगा वो इतना हिम्मत करके घरे में घुस जाएगा, आज प्यार होई घर में, बाबू लाठी पकड़ ले, आ बेटा बाहर चल बियाह कर घरे ले जो, अब जिंदगी भर प्यार करते रहिए। क्या अगर बात प्यार होगा? अगर बात वो कर देगा तू ऐसा थे तो तू हो तो ऐसने थे। स्वाभाविक साथ दोनों वैसे तब ना प्यार हो गया। कहिए फंडामेंटल राइट समझ में आया कि ना? मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर कोई तकलीफ? भाग कितना में? 4 में, 3 में ना। मौलिक अधिकार वर्तमान में कै गो है? पहले कै गो था? 7। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है कि सरकार कोई ऐसा कानून लागू नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता, जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता। बात को समझे कि
अब आज के बाद पॉलिटी यहाँ नहीं होगा, फिर कभी होगा पॉलिटी तो बेसिक बात जो होगा बताने का बताएंगे। अब 14, 15, 16, 17, 18 जब पढ़ाएंगे ना, तो अनुच्छेद 14 में लिखा है समता और समानता का अधिकार। 14 कहता है कि समान लोगों के लिए समान कानून होगा और सभी के लिए समान कानून होगा। दो गो बात है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 आएगा तो कहेगा धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करना है। फिर 15 का 1 कहेगा, 15 का 2 कहेगा, 15 के 3 कहेगा, 15 के 4 कहेगा कि महिला जब पुरुष जब भाग सकता है दूसरा के साथ है तो ना, तो महिला तो भाग ही सकती। 15 के 4 आगे कहे। फिर 16 में आएगा तो 7 को कोटा लेके आएगा, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, भेदभाव सब लेकर आएगा। फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा और आते आते तारे रात के 9:30 बज जाएगा। अभी वैसा कानून बन के आया है कि अगर महिला 1 साल तक पूरे पूरे अपना ससुराल मैके में रह रही है तो उसको मतलब ससुराल में कोई न्याय नहीं मिलेगा, मतलब उसको जो हिस्सा बकरा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया तोनी से इस बात से सीख ले, महीने महीने ससुराल जाइत रहिए न तो बड़की दियादिन कहे हमरे ना हो गेल की सर की अपना 2 बरस के ना 2 बरस हो गया तोर गेल तोर पता नहीं करेंगे। ऐसा कानून से देखबे मत कीजिए क्या। आए दियादिन ना रहते तब तो पूरा अपने है कि बच्चा सब वही मुंड के है कि मैं करूँ गुमान किस पर मेरा पिया आनर है, वैसने वाला सब कि अगर पत्नी के पतिये आनर रहे तो लिपस्टिक के मार से क्या फायदा। एक निर्गुण बड़ा बिजोर कहता है कि शादीशुदा व्यक्ति है, मरल व्यक्ति है, दोनों का अर्थी चलता है तो कहता है कि एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। बात को समझ रहे हैं? पिया के रहते हुए अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 16 सिंगार करके भेजा जाता है, और जब दोनों साथे साथे जाता है वही अगर डोली आ जाए तो देखने जाता है, वही अर्थी चला जाए तो लोग भागते रहता है। अर्थी सामने से गुजर जाए तो नहाने जाता है, डोली सामने से गुजर जाए तो फूल के बारिश हो जाता है। तो जब एक महिला की मृत्यु हुआ पति के रहते हुए, जब दोनों के दोनों रास्ते पे जा रहा था तो उन्हें से डोली आ रहा था, इन्हें से अर्थी जा रहा था। फिर वो कहती है, डोली वाली महिला इसके आत्मा से बात करती है, कहती है कि तू तो हमारा रास्ता बिगाड़ दी, नसीब खराब कर। तब कहती है कि एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू घर को चली हम घर से चली, तू घर को चली मैं घर से चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। मतलब यह है कि आज अगर आप खराब आदमी बनिएगा ना तो लोग आपसे घृणा करेगा, निर्गुण है, आपसे घृणा करेगा लोग। अगर आप कुछ नहीं बन पाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोग आपके देह में सटने से पहले नहा लेगा कि फलामा के देह में सटे थे। लेकिन अगर वही अगर डीएम है 10 दिन नहीं नहले है और कोई देह में सटने के लिए मार कर रहा है कि काश एक से दोस्ती हो जाए। पद पद का है। जिंदगी में एगो चीज याद रखिएगा कि किसी का 1 रुपया बेईमानी ना हो हमसे। आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसकी फायदा कर दीजिए, आप उसका क्या कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। बेईमानी किसी का नहीं करते। को देखते हैं लालच क्या होता है। दुकानदार को पनसुइया दिया, गलती से बेचारा 300 के सामान में 400 वापस कर दिया तो फट सानी मोड़ेगा, महिला पार है कि हमारा तो 100 बेसिए दे दिया। याद रखिएगा कि कफन में जेबी नहीं होता। हम सब दिन कहते आ रहे हैं कि कफन में जेबी नहीं होता है। धरती का सामान धरती पे रह जाएगा, आप मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में रह जाइएगा और आपका संस्कार ही पूरा दुनिया भर आपको मायने रखता है। इसलिए आज भगत सिंह को संपत्ति नहीं हो था, भगत सिंह को लोग नहीं हो जानता है, तो भगत सिंह के संस्कार से जानता है कि देश की आज़ादी में लड़ गए, है ना। आने वाला जब तक दुनिया रहेगा तब तक लोग गांधी जी को जानेगा, पैसा पर उसका फोटो देखते रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब अपने संस्कार को बचाइए। और दूसरा बात आप ये सोचिए, अगर शादीशुदा है तो सोचिए कि मेरे सफल होने से हमारी जिंदगी सुखमय नहीं चलेगा।
अगर हम सफल होते हैं तो मेरा जिंदगी सुखमय ना, हमारा तो कमाते कमाते दिन निकल जाएगा। हमारे पैसा से हमारे बाल बच्चा या हमारे मम्मी पापा का जीवन चलेगा। और आपके मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो आपको पढ़ाई भी नहीं करते। वो जानते कि तू इस प्रकार का लफुआ बनेगा, तो बाप मतारी पढ़ाई भी नहीं करता। अनपढ़ है, उसको पढ़ा के आते कि मम्मी आज 30 रुपया दो, नाश्ता करना है, तो वह इस बात के लिए देती कि बेटा भूखे ना रह जाए, बेटी भूखे ना रह जाए। लेकिन जब बेटा सीतामढ़ी बैग लेकर चलता है ना, तो इस बात को लेकर चलता है कि 30 रुपया में कौन सा लिपस्टिक खरीदे घर वाले का। अगर घर वाले तोरे उतने हैं तो शादी ब्याह कर बातें खत्म कर दे। तो बाप मतारी के सपना से बड़ा कोई सपना ना होता है, ना लड़का किसी का है ना लड़की किसी का है, सब अपने सेल्फिश के लिए है ना। जब जब आपसे लोग अंधेरा में भी दिया को तब खोजता है जब उजाला का काम आता है, ना तो लोग दिया और मोमबत्ती को छुबो नहीं करता है। जब देखता है कि दुनिया अंधेरा है तभी जाकर दीपावली को दिया को खोजता है। इसका मतलब अगर कोई आदमी आपको खोज रहा है समय पर, मुसीबत उसके पास है, आप साथ दीजिए, का है उसके जिंदगी में अंधेरा होगा, तब आपको खोज रहा है बेचारा। आपसे 2 रुपया का मदद हो, 3 रुपया का मदद हो, 5 रुपया का मदद हो, शरीर से मदद हो, आप कर दीजिए, क्योंकि आपका इसका भलाई आपको पृथ्वी पर ही मिलेगा। आपको ना कुछ होगा तो आपके बेटा बेटी को मिलेगा। हमारे गांव का एक मकेसर चचा, उसका नाम है मकेसर, बेचारा नदी में डूब रहा था, तो मेरे पिताजी उसके झोंटा पर डांस उस करता लौंडा है, झोंटा पकड़ के बाहर निकाल दिया नदी में से डूब रहा था। तो हम भी भवदेवपुर पुलवा पर जब सो गए थे, बच्चा थे, सामान लेके जाते सीतामढ़ी से घरे, नींदवा लगा, रात के 9 बज गया, तो सो गए थे, तो पुलवा से नीचे गिर गए एकरे घर तक, प्रीति के घर तक पुल है, आज भी पुल है ये। तो वहां के पास ही कहता है तारी बेचने वाला कि मार दो कोई चोर चुहाट होगा। वही मकेसर हमारा कान्हा पे उठा के घरे पहुंचा दी। ला हमारे पिताजी पहुंचाए तो ओकरा घरे जान बचा के, वो हमारा जान बचा घरे पहुंचा दिए, और आज कह रहे हैं और सुन रहा। और हमारे पड़ोसन के चाचा चाची कह रहा है, हमारे अपनों चाचा चाची कह रहा है कि बाप भांग खाता है, बेटा भांग खा के सुतल था। बचाने वाला बचा के घरे पहुंचा दिया, और उसको कमी नजर आ रहा है कि भांग खाता था। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए इस बात सबको आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और जब जब हम कहे पढ़ने के लिए तब तब पढ़िए, भर दिन पढ़ाए भर दिन पढ़िए, रात में लाई बाई रात लाई बाई, जब लाई बाई तब लाई बाई पढ़िए। और आपको पढ़ने के बाद सफलता न मिलेगा और उससे बड़का आदमी बनिएगा। हो सके आपको रेलवे का नौकरी ना हुआ, हमारा तो नहीं हुआ, कोचिंग बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिए, कर्जा चढ़ गया, नहीं हुआ, रेलवे में छाड़ दिया, कहा कि आंख में थोड़ा सा धुंधला है, नहीं पढ़ा पाया, इससे धुंधला हो गया, रोशनी थोड़ा सा इसका गायब है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दिया, कहा कि नहीं होगा। हमने कहा कि ठीक है कोई बात ना, अगला डीएसपी है, नहीं है पहले टीचर बनेगा, फिर डीएसपी बनेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, है ना। लेकिन हार नहीं माने और आज आपके सामने खड़ा है। और आज मेरे भैया आपको भी करके, आपको भी करने की बात है। हमने बहुत सारे लोगों के माई बाबू उसके घर पे जाके देखते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चा सबका कहता बुआ देखे हमारा गोर में चप्पल है ना, हमारे बेटा जूता लागी मार करे। छठ में मतारी पहिलका साया पहन के, पहिलका साड़ी पहन के, हम यहाँ तक देखे हैं छठ में मतारी को पहिलका साड़ी में डोरा से सीसी के पहुंचल है। भोरबा घाट के दिन वैसन चद्दर ओढ़ली है जो चद्दर से लोग पोटा भी नहीं पोछ सकता है। आप बेटा को देखते हैं तब 1200 का जैकेट पहन ले। बात को समझ रहे हैं ना। उसी दिन से हम प्रण लिए कि हमरा से 10 गो साड़ी हो, 20 गो साड़ी हो, 50 गो साड़ी काहे ना हो, कर्जा काहे ना चढ़ जाए। हमरा जीते जी हमारा घर के अगल बगल में जितना भी आदमी होगा हम सबको साड़ी बांटेंगे। और इससे पिछले साल हम देखे थे अपने आंखों से, अब बांटे, फिर अब की बार हम लोग 51 को साड़ी बांटेंगे। ऐसे लिहान तो लगाए हैं कि 100 साड़ी बांटने का, लेकिन वो बोला कि 51 को साड़ी बांटो, नौकरी हो जाएगा तो अगला बार से 100 चाहे 200 एक साड़ी कर ले। फिर अब की बार आपको हम दिखा देंगे कि हम 101 साड़ी बांटने, 51 को साड़ी बांटने जा रहे हैं, और उस माँ को देंगे जिस माँ का साड़ी में धागा से बांधल है। हम तो अपने गरीब हैं और माई अपने गरीब है, हम लोग खुद गरीब है। हमारे रहने के लिए फिर अपने पास घर भी नहीं है। एगो घर में माई बाबू भागना भागनी सब सोता है, एगो घर में हमारे घर में बउआ सब रहता है। हमारा तो खुद घर नहीं है, जमीन है, पैसा नहीं कि घर बना है, लेकिन हम अपने कर्जा उठा उठा के लोगों के सेवा में लागे हैं। क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते रहते हैं, हमारे जेबी में, जींस में जेबी है लेकिन हमारे कफन में जेबी ना है। हम चले जाएंगे, लोगों का कुछ नहीं जाएगा, कुछ तो गालियों देता है, साला खाए लगे है ना, साड़ी बांट के अपना दिखाता है, तो ओकरा कहने से हम रुक जाएंगे थोड़ी ना से। जरा साड़ी में धागा बना है ना, वो धागा को खोलना है कि ले मतारी ई वाला साड़ी पहन, 5 दिन पहन, 10 दिन पहन, लेकिन पहन। आप भी नौकरी कीजिए,
आप लोग पहले अपने मम्मी पापा को देखिए, बाद में किसी और को देखिए।